वेलकम टू अमेडू। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया, बट दे ऑल पार्टिसिपेटेड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन करने के रीजंस अलग अलग थे, but they joined. But everyone did not join. The limits of civil disobedience, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम इसमें देखते हैं कि भारत के हमारे देश में जो भी सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं उनमें से सभी ने स्वराज को ज्वाइन किया हो, सभी स्वराज से प्रभावित हुए हों, ऐसा नहीं है। स्वराज का के लिए जो मूवमेंट था गांधी जी ने स्टार्ट किया, इससे हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसे हम अनटचेबल्स बोलते हैं वो इससे प्रभावित नहीं हुए थे। ये जो अनटचेबल्स थे 1930s से इन्होंने अपने आप को, अनटचेबल्स शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, इन्होंने अपने आप को दलित या ऑप्रेस्ड क्लास कहना स्टार्ट किया था। कांग्रेस ने जो है दलितों को लगातार इग्नोर किया, क्योंकि कांग्रेस जो है सनातनीज यानी कि जो हायर कास्ट के जो लोग थे उनको नाराज करना नहीं चाहती थी, हाई क्लास हिंदूज को नाराज करना नहीं चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने लगातार दलित्स को नेग्लेक्ट किया। लेकिन महात्मा गांधी ने ये बात रियलाइज कर ली थी और महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक नहीं आ सकता, 100 साल तक नहीं आ सकता अगर अनटचेबिलिटी को देश से नहीं हटाया गया। तो गांधी जी अनटचेबिलिटी के प्रॉब्लम को समझते थे और उन्होंने इसको हटाने के लिए पूरा प्रयास किया। इन्होंने अनटचेबल्स को एक अलग नाम दिया, हरिजन। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए ताकि ये जो हरिजन हैं, जो दलित्स हैं, इनको मंदिरों में एंट्री के लिए, इनको पब्लिक प्लेस पर यूज़ करने का अधिकार मिले, इसके लिए पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड, स्कूल सभी में इनको अधिकार मिले, प्रवेश का, एडमिशन का, उसके प्रयोग का। इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। गांधी जी खुद टॉयलेट साफ करने जैसा काम करके ये इन्होंने दिखाया कि नो वर्क इज इंफीरियर, और उन्होंने टॉयलेट साफ करके ये समाज के सामने एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की। गांधी जी ने अपर कास्ट के लोगों से आग्रह भी किया कि वो अपने हृदय को चेंज करें, अनटचेबिलिटी जो कि एक सिन है, पाप है, इसे त्यागें। बट इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और जो दलित लीडर्स थे उन्होंने समझा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, अपने इस स्टेटस को चेंज करने के लिए हमें कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजना चाहिए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तलाश की और इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और अपनी डिमांड रखी रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट। एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी की इन्होंने, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनका विचार था कि जब हमें इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट हमें मिलेगी तो हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक उनके सोशल प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो सकते। तो दलित्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया फॉर गेटिंग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दलित पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जिसका रीज़न यही था। खास करके
इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स, जहाँ की इनके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो वहाँ तो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन्स में तो दलितों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खास करके हिस्सा नहीं लिया। जब हम दलितों की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लेना आवश्यक है। इन्होंने ही दलितों को ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लासेस में। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 बाय BR अम्बेडकर, जिसमें दलित्स को ऑर्गेनाइज किया गया। और BR अम्बेडकर का गांधी जी के साथ डिस्प्यूट भी हुआ एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स की डिमांड रखी। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और इसीलिए गांधी जी के साथ इनका क्लैश हुआ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, तुम जानते हो कि इनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हैं दलित्स के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश हुई। उन्हें लगा कि चलो इसी बहाने समाज, भारतीय समाज कम से कम थोड़ा ब्रेक होगा, डिवाइड होगा। तो उन्होंने तो बड़ा आसानी से एक्सेप्ट कर लिया अम्बेडकर की डिमांड को। लेकिन गांधी जी जानते थे कि ये हमारे समाज को तोड़ेगा और हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो लड़ाई है, जो हमारा स्ट्रगल है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल, वो कमज़ोर पड़ेगी इससे। सो गांधी जी बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ। इन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया। उनका विचार था गांधी जी का कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड देश की यूनिटी के लिए खतरा होगी। वो समझते थे गांधी जी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स यूनिटी के लिए नुकसान है। अंत में उन्होंने अम्बेडकर को समझाया ये बात, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात को समझा। सो फाइनली ही एक्सेप्टेड गांधी जी's पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो पूना में जो पैक्ट हुआ गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में इन 1932, इसमें कंप्रोमाइज हुआ और इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट नाम दिया गया था, उनको रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। तो ये डिमांड जो थी ये एक्सेप्ट की गई। डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स दी गई। कहाँ पर? प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बट इनकी वोटिंग कौन करेगा, इनको इलेक्ट कौन करेगा? जनरल इलेक्टोरेट। इनके इलेक्शन के लिए ऐसा नहीं था कि ओनली द दलित्स विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड। इसका रीजन था कि कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस जो नेशनल मूवमेंट को चला रही थी, इसके साथ साथ दलित मूवमेंट भी चलता रहा। अब हम दलितों के अलावा मुसलमानों की बात करें तो हमारे देश के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बहुत उत्साह नहीं दिखाया। तुम्हें याद होगा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो चला था इन फेवर ऑफ ऑटोमन एम्पायर अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब वो डिक्लाइन कर गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मुस्लिम्स जो हैं इन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग समझना स्टार्ट किया। दे फेल्ट, उनको लगा कि हम कांग्रेस के पार्ट नहीं हैं, कांग्रेस इज डिफरेंट, कांग्रेस इज नॉट वर्किंग फॉर अस। 1920 से कांग्रेस की इमेज हो गई थी ऐसी कि दे आर मोर अटैच्ड विद द नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ कांग्रेस का संबंध ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इस कारण मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने कांग्रेस के प्रति भी ज़्यादा इंटरेस्ट
नहीं दिखाया, और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे। दोनों ही कम्युनिटीज़ ये रिलीजियस प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन विथ मिलिटेंट फर्वर, मतलब वायलेंट एक्टिविटीज़ वर प्रैक्टिस्ड बाय हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, और इससे हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे, रायट्स हो रहे थे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर बार जो रायट होती थी, रायट मतलब जो दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, उससे इन दोनों के बीच की दूरी, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच की दूरी और बढ़ जाया करती थी। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए, तो हमारे लीडर्स ने इसका फार साइटेड इफेक्ट महसूस किया, और तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एफर्ट्स किए, दे स्टार्टेड एफर्ट्स, ताकि दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। और 1927 में ऐसा लगा कि ऐसी एक यूनिटी पॉसिबल है। तो दिस हैपेंड इन 1927। The main factor of difference between these two communities was how the representation will be done of both the communities in the future assemblies. यही एक डिफरेंस का रीज़न था, डिफरेंट का कॉज था। मुस्लिम लीग की प्रभावशाली नेता मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए, लेकिन उसके लिए फिर हमारी शर्त क्या होगी कि मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स दी जाएं, और उन प्रोविंसेस में जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, बंगाल एंड पंजाब, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू मुस्लिम पॉपुलेशन दिया जाए। अब नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बातें चल रही थी, लेकिन फिर 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मिस्टर M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा, इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से साफ इनकार कर दिया, और इस घटना के बाद इस इशू के रिजॉल्व होने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। तो 1928 में मिस्टर M.R. जयकर के डिक्लेरेशन के बाद, इनके अपोजिशन के बाद, उम्मीदें कम हो गई कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो पाएगा। नाउ इट इज़ रेलिवेंट टू टेल हियर द लिटरेचर दैट इज़ गिवन इन सोर्स डी हियर। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के महत्व को बताया था, और ये कहा कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक सेफगार्ड का काम करेगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक सेफगार्ड का काम करेगी। और उनका जो स्टेटमेंट था उसने एक बेस का काम किया फॉर द पाकिस्तान डिमांड, जो कि आने वाले ईयर्स में जिसकी डिमांड रखी गई, पाकिस्तान की डिमांड की गई मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, इस डिमांड को सर मोहम्मद इकबाल के जो सेंटेंस ने, उनके स्टेटमेंट ने एक बेस प्रोवाइड किया, जिसके आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी।
सो हम कह सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू द टेंस सिचुएशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, जब भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर था वो सस्पिशन का था, डिस्ट्रस्ट का था। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अविश्वास का माहौल था और कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस से दूरी बनाकर मुस्लिम्स के लार्ज सेक्शंस जो थे उन्होंने यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर नेशन में पार्टिसिपेट करना मुनासिब नहीं समझा। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, दे पार्टिसिपेटेड इन अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी हैं इंडिया में, और उन्होंने ये फियर अपना एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपना ये डर जाहिर किया कि उनकी जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में है और वो मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेंस के कारण ये सबमर्ज हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनके लिए ज़रूरी है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सर मोहम्मद इकबाल जो कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी 1930 में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी को हाईलाइट करते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को भी हाईलाइट किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले वर्षों में सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड रखी गई। इस तरह से हमारा ये टॉपिक लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर खत्म होता है। एनी क्वेश्चंस और सजेशंस आर वेलकम in the comment box. Thank you.